नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 21वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम आर्टिकल 15 तथा आर्टिकल 16 को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन्हीं संविधानों से लेकर मंडल कमीशन जो आया उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने जो अपने मौलिक अधिकार पढ़े इनके केवल नाम हमने याद किए, अब हम इनकी व्याख्या करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 15 में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। आर्टिकल 16 से भी यही चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 16 में ऐसा क्या है जो पूछा जा सकता है। अध्ययन बहुत विस्तृत है, आसानी से समझने का प्रयास कीजिए और कॉपी और पेन को उठाकर चलिए और आप हर एक जानकारी को नोट करते जाइए ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अध्ययन में कोई भी प्रेशर न बने, आपको चीज़ें अनसुलझी लगें, समझने का प्रयास करें और समझ में ना आए, तो उन चीज़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर जानकारी को नोट डाउन करेंगे तो इस प्रकार की बातें लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं क्या है आर्टिकल 15 और क्या है आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 15 को हम समझें तो आर्टिकल 15 सीधे तौर पर यह बात करता है कि धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जब आप किसी नौकरी पर जाते हैं, जब आप सामाजिक जीवन में रहते हैं और संविधान आने के बाद इस प्रकार की चीज़ों में जैसे कि धार्मिक तौर पर विभिन्न प्राचीन काल से ही भेदभाव चला आ रहा है। वंश के नाम पर भेदभाव चला आ रहा है, लिंग के नाम पर भेदभाव किया जाता है कि महिलाएं ये नहीं करेंगी, घर से नहीं निकलेगी, और भी बहुत सी बातें। तो इन सब बातों को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा किसके लिए रखा गया, अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी नागरिक, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं भी जन्मा हो, और यह एक राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में मैंने समझा दी है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि भारत के अधीन आने वाला सभी क्षेत्र, उस क्षेत्र में यह चीज़ें लागू होती हैं। तो आपने समझा कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। आगे देखते हैं संविधान केवल। अब हमने समझा कि आर्टिकल 15 में क्या बातें दी गई हैं और यह इतना सीमित होकर नहीं है। हमें समझना चाहिए कि संविधान केवल इन 5 जगहों पर भेदभाव को खत्म नहीं करता, यानी धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान की बात नहीं करता। इसके अलावा ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर भेदभाव की बात की जाती है, समस्त क्षेत्रों में भेदभाव को प्राथमिकता से दूर करने की बात आर्टिकल 15 करता है। आगे देखते हैं अन्य तरह के भी कुछ प्रावधान भेदभाव के निषेध में जोड़े गए हैं जिनको राज्य द्वारा भेदभाव नहीं माना जाएगा। यानी ऐसी बात आप कैसे कर सकते हैं कि इतने सालों से चली आ रही जो प्रथा है जिसमें धर्म को लेकर विवाद होता है, जाति को लेकर विवाद होता है, लिंग, समुदाय, जन्म स्थान को लेकर विभेद होता है, तो इस प्रकार के लोग भी उठे कि ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो सरकार द्वारा ऐसे प्रावधान जोड़े गए ताकि दोनों के बीच सामंजस्य बनाया जा सके, एक बीच का रास्ता खोजा जा सके कि दोनों पक्षों को जो बात वह भेदभाव के रूप में वो बात कह रहे हैं कि ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जैसे कि SC ST जातियों को ले लें, OBC को ले लें, वर्षों से पीड़ित होते आ रहे हैं और इनके लिए आप स्पेशल कुछ राइट नहीं देंगे, कुछ अधिकार नहीं देंगे तो यह मुख्य धारा से कैसे जुड़ पाएंगे। तो इस प्रकार की बात को समझते हुए सरकार द्वारा, संविधान निर्माताओं द्वारा फैसले लिए गए और उनको हम समझ सकते हैं कि उनके द्वारा ऐसी बातें कही गई कि यदि राज्य चाहे तो कुछ इनके लिए ऐसे प्रावधान जारी कर सकता है जो इनको मुख्य धारा में ला सकें। अतः इस चीज़ के लिए जो इनके द्वारा कार्य किया जाता है उससे भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 के विपरीत आता है लेकिन वह भेदभाव नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं आर्मी में महिला सैनिकों की भर्ती, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्मी में एक मस्कुलर, एक मजबूत बॉडी चाहिए पड़ती है जिसमें कि महिलाएं फिट नहीं बैठती, और यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि उन पदों पर सामान्यतः पुरुषों की भर्ती की जाती है। बॉर्डर पर ज़्यादातर आपको पुरुष दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हालांकि जो चीज़ें हैं वह बदल चुकी हैं और वर्तमान में हम देखते हैं कि महिलाएं भी वहाँ पर जाने लगी हैं, ऊंचे ऊंचे पदे पर महिलाओं की भर्ती होने लगी है। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम देखी जाती है। अगर रेशो निकाल कर देखा जाए तो लगभग 20% से भी कम महिलाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी और 80% पुरुष भी आर्मी में जाते हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर यानी यहाँ पर हमें देखना चाहिए पुरुष और महिला दोनों ही अपराध के दायरे में आ सकते हैं, दोनों के द्वारा ही अपराध किए जा सकते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनके लिए सीधी गिरफ्तारी कर ली जाती है। 24 घंटे में से किसी भी समय उनके लिए धर दबोचा जाता है यानी पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को इम्यूनिटी होती है कि उनको रात्रि के समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो गिरफ्तारी के संबंध में भी सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता है, लेकिन यह भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि संविधान में लिख दिया गया है महिलाओं के लिए विशेष अधिकार लिंग भेद के कारण नहीं दिए जाते। समाज में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के कारण इन्हें संकटापन्न स्थिति में मान लिया गया। इसी कारण मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह प्रावधान जोड़े गए हैं। संविधान के समक्ष तो सभी समान हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि जो यहाँ पर लिंग भेद की बात की जाती है कि खासकर महिलाओं के लिए ऐसी सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो खासकर हम देख सकते हैं कि खासकर महिलाओं को इसलिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रेशो निकाल कर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही महिलाएं पीड़ित रही हैं, उन्हें भोग की वस्तु समझा गया है और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनको भी तो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार के प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, ताकि एक ऐसा समय आए जब महिला एवं पुरुष इक्वल हो जाएं, दोनों एक समान हो जाएं। उसके बाद इस प्रकार के प्रोविज़न को भी समाप्त कर दिया जाएगा। संकटापन्न स्थिति की बात हम करें तो कई बार ऐसे भी प्रमाण समझ में आए कि रात्रि के समय महिलाओं को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके विरुद्ध कुछ नकारात्मक स्थिति देखी गई तथा सेक्सुअल वायलेंस जैसे मामले भी सामने आए और इस प्रकार की बातों को देखते हुए ऐसे प्रावधान इसमें जोड़े गए थे जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली थे। और इस प्रकार के प्रावधान करना भी आर्टिकल 15 का हनन नहीं माना जाएगा, यह भेदभाव नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। अपवाद में हम देखें कि आर्टिकल 15 के कुछ अपवाद हैं, एब्सेंस है, उनको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इन एब्सेंस को भी सरकार द्वारा अच्छे तरीके से समझाया गया और बताया गया कि यह भेदभाव की श्रेणी में नहीं आते। ऐसी परिस्थितियां हैं कि यह सब करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि निम्न कार्य किए जाते हैं तो उन्हें भेदभाव नहीं माना जाएगा। महिलाओं की सीटों का आवंटन हम सामान्यतः देखते हैं कि कुछ स्थानों पर महिला सीटें आती हैं। महिलाएं सीटें इसलिए आती हैं चूँकि हम देख सकते हैं कि रेशो निकाल कर देखा जाए तो जो पर्चे भरे जाते थे उन पर्चों में लगभग 90 से 95% पुरुषों के ही पर्चे भरे जाते थे। जब कोई पर्चा नहीं भरेगा किसी भी चुनाव के लिए तो वह चुनाव कैसे लड़ेगा? तो यहाँ पर सीटों को फिक्स कर दिया गया। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए यानी महिलाओं भी रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आए तो यहाँ पर उनके लिए 35% जो पार्लियामेंट में इनकी बात की जाती है तो यह इस प्रकार ही भरा जाएगा। और धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र से महिला निकल कर आती है तो अगले आने वाले चुनावों में और भी अधिक सीटों के लिए मतलब जहाँ से महिलाएं जीत कर आती हैं तो और भी अधिक फॉर्म भरे जाते हैं। अतः इनको भी साथ में लाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए गए। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। सामाजिक तौर पर देखें तो ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से काफ़ी दूर होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि अच्छी सुविधाएं उपलब्ध ना होना और दूसरी बात होती है कि इनके पास फाइनेंशियली यानी जो कि वित्तीय समस्याओं के कारण वह शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना भी राज्य की जिम्मेदारी है। अतः यदि ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त कराई जाती है, उनके लिए स्कूल खोले जाते हैं, फ्री स्कूल की बात की जाती है, तो वह भी राज्य में भेदभाव नहीं माना जाएगा।
सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी उनकी फीस कम कर दी जाती है, वहीं पर किसी सवर्ण की फीस 1500 लगती है और अन्य पिछड़े वर्ग या SC, ST की फीस 200 रुपये लगती है, तो इसे भी राज्य द्वारा भेदभाव नहीं माना जाएगा। यह उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको शिक्षित कराने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया जाता है। 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात की गई। इसे भी भेदभाव नहीं माना जाता। यानी हम देख सकते हैं कि विदेशों में जहाँ जो कि अल्पसंख्यक है उनको पीड़ित किया जाता है, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को धर्म पलायन की बात की जाती है, उनको मजबूर किया जाता है और किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में हम अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकार बनाए हुए हैं। यानी आर्टिकल 25 से लेकर 28 पर जाते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता की जहाँ बात होती है तो उनके आप अल्पसंख्यकों के जो कि जैसे कि ईसाई धर्म के जो स्कूल देखेंगे, बहुत ही बड़ी जगह में देखेंगे, उनके लिए विशेष अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। 93वें संविधान संशोधन 2005 में अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण देने की बात की गई। इससे भी भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विचार ये ना करें कि हम भारत में कम संख्या में हैं और हमारे प्रति नकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है, हमें विकास के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अतः इस चीज़ को दूर करने के लिए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, ताकि यह भी मेजॉरिटी की क्लास है उनके साथ रहकर अपने कार्यों को आगे कर सकें, उनके लिए विशेष प्रोविजन यानी प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 2006 के अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। यानी जो सेंट्रल लेवल के शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें भी आरक्षण की बात की जाती है, जैसे कि IIT है, IIM है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि B.Ed D.Ed की जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हम देख सकें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ITI, IIM में 27% आरक्षण की बात की जाती है, यानी 27% आरक्षण इनके लिए दिया जाता है ताकि यह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस प्रकार के आरक्षण समाज के पिछड़े तबकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लाए जाते हैं। यानी यदि आप से किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको पूरी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है, केवल एग्जामिनर आपसे यह पूछता है कि आरक्षण जो होता है, आरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आप अकेला इतना शब्द बोल देंगे कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा, समझ जाएगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ के रखा है। आगे देखते हैं। 2008 में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त किया जाना, यानी 2008 में किस प्रकार बवाल मचा कि जब आरक्षण को समाप्त किया गया, जो कि OBC के आरक्षण की बात की जाती थी। 2008 में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। कहा गया कि यह जो आरक्षण दिया जा रहा है वह नल एंड वॉइड है, यानी इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए 93वां संविधान संशोधन 2005 में लाया गया और 2006 में 27% आरक्षण दे दिया गया। यानी 2008 में जब इसको निरस्त किया गया तो इसके विरोध में जो बवाल मचा, जिसके विरोध में जो भी संभावनाएं जागी, और यहाँ से विरोध को देखते हुए 93वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट में आता है, जो कि 2005 में आता है। इसमें 27 यानी 27% आरक्षण जो दे दिया जाता है उसे 2008 में 2005 में आरक्षण दिया गया था। थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2005 में जो आरक्षण दिया जाता है 2008 में उसको समाप्त कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में क्रीमी लेयर को लाने की बात की गई थी। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब यह आरक्षण बड़े स्तर पर था तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लूप होल्स हो रहे थे। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी, OBC में शामिल थे, तो उनको छांटने के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी। यानी ऐसे व्यक्तियों को छांटिए जिनको आवश्यकता नहीं है और उनको वह आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी एक बात को आपको समझना है कि SC व ST पर यह जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है लागू नहीं होता। अब सवाल होता है कि क्यों नहीं होता,
तो SC ST जो कम्युनिटी आ रही है, जो पिछले समय से हम देख सकते हैं कि इस जाति में लगभग 99 से 100% लोग पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं। और OBC में बहुत से ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि सवर्णों से भी ज़्यादा सक्षम हैं और नौकरियों में हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि SC ST को इस दायरे से दूर रखा जाता है। क्रीमी लेयर क्यों लाया जाता है, अब यह बात आपको समझनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ लोग अच्छे स्तर पर थे, जिसमें अधिकारी, जमींदार, धनी व्यक्ति पिछड़े वर्ग के दायरे में आ रहे थे। ऐसे व्यक्ति जो हम देख सकते हैं कि पहले से ही A ग्रेड के अधिकारी हैं, जमींदार हैं, हजारों एकड़ ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन इनके पास है, धनी व्यक्ति हैं, वह अन्य पिछड़े वर्ग के दायरे में आ रहे थे। यानी यह भी क्या, जो कि इसका लाभ उठा रहे थे। तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को यह कार्य सौंपा गया कि इस प्रकार का उपाय करे कि इन सभी लोगों को अलग किया जा सके। अतः इन्हें छांटने के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया गया। अब क्रीमी लेयर को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्रीमी लेयर यानी क्रीम आप समझ सकते हैं जो दूध के ऊपर मलाई होती है। यहाँ पर जो आपका दूध भरा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि दूध जिसकी क्वालिटी मलाई से बहुत ही कम होती है, तो यहाँ से हम देखना चाहिए कि जिसकी जो अच्छी क्वालिटी होती है उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मलाई से भी तो कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे घर में माताएं बहनें क्या बनाती हैं, मलाई से घी भी बना लेती हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अब दूध का क्या किया जाए, दूध तो पिछड़ा है, इसके लिए क्या इससे तो चाय ही बनाई जा सकती है। और कई लोग ऐसा करते हैं कि चाय बनाने के लिए मलाई का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि आरक्षण के संबंध में इस जो मलाई वाले पार्ट है इसको अलग कर दिया गया तथा दूध को अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर हम समझ सकते कि OBC में 2 वर्ग हुआ करते थे, एक जो धनी लोग हुआ करते थे और दूसरा वर्ग जो OBC में हुआ करता था वो वास्तव में पीड़ित था। तो उसको अलग करने के लिए, यानी जो नीचे वाले दूध की बात हो रही है दूसरी क्वालिटी का और ये क्वालिटी का है, तो इसको छांटने की बात की गई तथा दूसरे क्षेत्र में जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं उनके लिए मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करने के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। आशा करता हूँ कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं क्रीमी लेयर लाने के लिए नियम व शर्तें। अब कुछ शर्तें भी होती हैं कि किस प्रकार के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर में रखा जाए। तो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक पदों पर हैं, तो उनके बच्चों के लिए हम आरक्षण नहीं देंगे। क्यों दें, आप पहले से ही राष्ट्रपति हैं तो आपके बच्चों के लिए आरक्षण देने की क्या आवश्यकता। सांसद हैं तो आपके लिए आरक्षण की क्या आवश्यकता। विधायक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, UPSC के सदस्य हैं या PSC यानी राज्य की जो राज्य सेवा परीक्षाओं में राज्य सेवा पर जो कि इनमें अधिकारी हैं, तो यहाँ पर आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाएगा। और इसके विपक्ष में हम देख सकते हैं कि SC ST में यह लागू नहीं होता। तो यहाँ पर जो टीना डाबी का केस आया था वह इसी से रिलेटिव था। इनके माता पिता दोनों A ग्रेड के अधिकारी हुआ करते थे और इनके लिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया था। तो यह जो बात थी वह विवाद बन गई थी। A ग्रेड व B ग्रेड के A ग्रेड B ग्रेड पोस्ट के अधिकारी, बैंक के अधिकारी, इन्हीं के समान वेतन पाने वाले प्राइवेट अधिकारी, यानी जो A ग्रेड के अधिकारी हैं, B ग्रेड के अधिकारी हैं एवं A व B ग्रेड के समान तनख्वाह पाने वाले प्राइवेट अधिकारियों को भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाएगा। आर्मी में सेवा करने वाले उच्च अधिकारी, नेवी तथा एयरफोर्स में कार्यरत अधिकारियों को भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाएगा। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर तथा अन्य पद ग्रहण करने वाले जो कि इन्हीं के इक्वल होते हैं, उनको भी इससे दूर रखा जाएगा। यदि कोई व्यापारी है, यानी उसका बड़ा व्यापार चल रहा है और वह धनी है या व्यापार करता है, तो उसको भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसान है, उसके पास बहुत सारी किसानी है, खेती है, तो उसकी इनकम अच्छी है, तो उसको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। समय समय पर वार्षिक आय के स्तर पर बदला गया, यानी जैसे जैसे समय आता गया उसके आय के स्तर के अनुसार भी क्रीमी लेयर को रखा गया। यानी 1993 में जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया तो 2000 जब उस समय पर जो तनख्वाह हुआ करती थी, यदि किसी व्यक्ति की तनख्वाह 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है तो उसको क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाता था। 2004 के बाद इसको बढ़ा दिया गया, यानी
अब वार्षिक आय की बात 2.5 लाख पर होने लगी, यानी 2000 के बाद 2.5 लाख रुपए यदि कोई व्यक्ति वार्षिक में कमाता है तो उसके लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाएगा। 2008 के बाद 4.5 लाख रुपए कर दिए गए एवं 2013 के बाद 6 लाख रुपए कर दिए गए। आरक्षण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, अतः सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का संज्ञान लगता है तो कोर्ट बीच में आ जाता है और कोर्ट के द्वारा किए इसको कम करने के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लाना पड़ा। यानी यहाँ पर नियम व शर्तों में यह बात भी लागू होती है कि जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझा गया कि आरक्षण इतने बड़े स्तर पर जा रहा है, इससे वोट के चक्कर में इसको इतना बढ़ाया जा रहा है कि यह दिनों दिन किसी समय पर ऐसा आएगा कि 80 से 90% तक यह आरक्षण चला जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाई गई। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर के सिद्धांत इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि यह तबके के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। आरक्षण के बाद भी इनकी सीटें खाली रह जाती हैं। यानी इन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि 25 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व कर दी गई हैं और इन 25 सीटों के लिए जो कट ऑफ डला है तो कट ऑफ डला है 65 और बाकी की जो सीटें 85 तक पूरी हो चुकी हैं। अब 65 के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ डला है, यानी कुछ बच्चे SC/ST में ऐसे हैं जो मुख्य धारा से दूर हैं, वह 65 भी हासिल नहीं कर पाए, केवल 10 ही सीटें भर पाए और 15 सीटें जो यहाँ पर बची रह जाती हैं उन सीटों को बची रही सीटों के अनुसार यहाँ पर देखा गया कि अब भी यह अपनी सीटों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अतः उनके लिए क्रीमी लेयर से दूर रखा गया। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 सरकारी कर्मचारियों को अवसर में समानता की बात करता है। अब अनुच्छेद 16 को आपको समझना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए अवसर में समानता, यानी जो सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके अवसर में, रोजगार के अवसर में सरकार द्वारा उनको रोजगार में अवसर की समानता दी जाती है। यह अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विदेशों से आता है और उसके लिए भी रोजगार की समानता दी जाए, यानी उसको भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इन व्यक्तियों को लिए रोजगार के अवसर से दूर रखा जाता है। चूँकि हम देख सकते हैं कि हमारे देश में ही रोजगार की इतनी कमी है, कई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए अन्य देशों के लिए यह प्रावधान जारी नहीं किए गए, केवल भारतीयों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, वंश के हो, लिंग के हो, कहीं भी जन्मे हो, उनके प्रति जो भी रोजगार के अवसर है उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके एब्सेंस भी देख लेते हैं कि क्या अपवाद हैं और इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। आर्टिकल 16 जो रोजगार की बात करता है, कोई राज्य अपने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सीटों को आरक्षित कर सकता है। यानी जो उच्च पदों की सीटें होती हैं उनके लिए आरक्षण की बात की जाती है। कई राज्यों द्वारा ऐसे कदम उठाए गए जिनके द्वारा जो उच्च पद होते हैं उन पर जिनकी इनकम काफ़ी होती है, एक A1 व B1 की जो प्राइवेट की जो यहाँ पर वेतन दिया जाता है उनको सेपरेट रखा गया। अतः मैं अपने राज्य के लिए है वो वह सीटें सेपरेट रहेंगी। यदि कोई धार्मिक संस्था है तो उसका अध्यक्ष उसी धर्म का होगा। यहाँ पर भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कोई मुस्लिम संस्था हो या हिंदू संस्था है तो उसका अध्यक्ष किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। यानी यदि हम यहाँ पर देखें कि कोई मुस्लिम धर्म की वक्फ बोर्ड या ऐसी कोई संस्था है, उन संस्था का अध्यक्ष योगी जी को बना दिया जाए तो वो तो रातों रात उसका नाम बदल देंगे, हरा रंग से भगवा रंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बात को संविधान निर्माताओं द्वारा बहुत पहले ही समझ चुके थे। तो इनके द्वारा ऐसा बात कही गई कि कोई भी जो धार्मिक संस्था है उसका अध्यक्ष उसी धर्म का होगा। तमिलनाडु में इसी प्रकार के आरक्षण देते हुए इंदिरा साहनी का केस यहाँ पर समझना चाहिए। तय की गई सीमा जो कि 50% होती है उसके बाहर आरक्षण ना देने की बात की गई। इंदिरा साहनी के केस को आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 50% आरक्षण, यानी देश में आरक्षण होना तो चाहिए लेकिन आरक्षण की सीमा इतनी नहीं होना चाहिए कि वो 50% के दायरे को आगे बढ़ा सके। यानी लोगों के लिए केवल 50% आरक्षण ही दिया जाना चाहिए, बाकी 50% जो अपनी मेहनत से जो बच्चे निकल कर आते हैं उनके लिए होना चाहिए। यानी आप मुख्य धारा में लाने के चक्कर में सभी लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते। अतः आपको यदि मुख्य धारा में लाना है तो 50% आरक्षण देकर उनको मुख्य धारा में लाइए। आगे देख सकते हैं।
मंडल कमीशन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या था मंडल कमीशन? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर मोरारजी देसाई की जो सरकार आती है, इनके जो सांसद होते हैं बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है, जिसे मंडल कमीशन के नाम पर ही जाना जाता है। मंडल कमीशन का नाम बीपी मंडल के नाम पर ही रखा गया। अनुच्छेद 340 की बात करें तो अनुच्छेद 340 सामाजिक तथा पिछड़े लोगों को खोजने तथा इनको सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करता है। यानी अनुच्छेद 340 में यह बात की गई है कि आप सामाजिक तथा पिछड़े स्तर पर जो व्यक्ति असक्षम हैं या उनको खोजिए और उनके लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराइए जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो इसी बात को लेकर मंडल कमीशन को यह कार्य सौंपा गया कि आप ऐसे व्यक्तियों की जांच कीजिए। वर्ष 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें बताया गया कि भारत में 3743 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हैं। मंडल कमीशन को जब यह कार्य सौंपा गया कि पिछड़े वर्गों में जो शैक्षणिक तथा सामाजिक स्तर पर पिछड़े हैं उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए, तो उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया गया तथा संपूर्ण भारत में 3743 ऐसी जातियों को खोज कर लाए जो सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी थीं तथा यह जाति कुल भारत की जनसंख्या का 52% भाग हुआ करती थी। यानी 50% से भी अधिक ऐसी जातियां थीं जो सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े क्षेत्र में आते थे। अब आपको एक बात याद रखनी है कि इससे आगे भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सवर्णों को छोड़ दिया गया था तथा इसके बाद आरक्षण को 27% स्थिर करने की बात की गई। जैसे ही इनके पास रिपोर्ट जाती है 3743 जातियां इनके सामने जाती हैं तथा 52% जनसंख्या जो सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर पर कमजोर है, इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो उनके द्वारा तुरंत ही 27 यानी 27% आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया जाता है तथा कहा गया कि देश में 50% आरक्षण से अधिक नहीं दे पाएंगे। हम आरक्षण तो देंगे लेकिन देश में हम 50% से आरक्षण नहीं दे पाएंगे। इसी के दायरे में अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आना चाहिए जो 50% का दायरा है। इसी में आप ओबीसी को ले लीजिए, इसी में अनुसूचित जाति को ले लीजिए, इसी में अनुसूचित जनजाति को ले लीजिए। यानी यहीं पर सबको आरक्षण मिलेगा। यदि 50% से ऊपर कदम रखा जाता है तो यह देश में अव्यवस्थाएं पैदा कर सकता है। आगे देखते हैं मंडल कमीशन के बारे में। 1990 में बीपी सिंह की सरकार द्वारा 27% आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया गया। यानी 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार होती है तो 27% जो आरक्षण की बात है उसको स्वीकार कर लिया जाता है और इसी के चलते सरकार गिर जाती है। यानी सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है, कुछ इसमें संशोधन नहीं किए जाते, तो यहाँ पर विरोध के चलते यह सरकार चली जाती है। 1991 का समय आता है, नरसिम्हा राव की सरकार आती है जो साठगांठ मिलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 27% आरक्षण की बात को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्वीकार कर लिया गया। यानी ऊपर क्या बात हो रही थी, 27 आरक्षण सभी के लिए। अब नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 27% आरक्षण केवल अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दिया जाएगा, इस बात को स्वीकार किया गया। इनके द्वारा बहुत से कार्य किए गए, देखते जाइए। सवर्ण समाज को 10% आरक्षण सामाजिक तथा शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर पर देने की बात की गई। अभी तक आपने ये शब्द नहीं सुना होगा आर्थिक स्तर पर। तो सवर्ण समाज के जो व्यक्ति थे इनके लिए सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर पर आरक्षण देने की बात की गई और इस प्रकार की बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे नल एंड वॉइड यानी तुरंत ही नकार दिया गया। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटें भरी नहीं जाती तो आगे बढ़ा देने का प्रावधान बनाए गए। यानी इनके द्वारा यह भी कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो भी सीटें होती हैं, यानी अभी मैंने जो उदाहरण दिया था कि 25 सीटें जैसे निकल कर आती हैं और इनमें से केवल 10 सीटें ही भरी जाती हैं, जो 15 सीटें शेष बचती हैं तो इनको आगे भरा जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी दोबारा जब इसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो उन सीटों को भरा जाएगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 16(4) जो कि संविधान अनुच्छेद 16 है, इसके 4वें भाग द्वारा बोला गया कि क्रीमी लेयर को लाना है
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्ट द्वारा बोला गया कि प्रमोशन में भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी इनके द्वारा एक बात की गई कि प्रमोशन में भी आरक्षण देने की यहाँ पर बात की गई। यानी यहाँ पर तो आरक्षण दे रहे हैं, जैसे ही सीटों की बात होती तो यहाँ पर हमें आरक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग हुआ करते हैं और जो भी पहले से अधिकारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनमें भी प्रमोशन में आरक्षण देने की बात यहाँ पर की गई थी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति चल रही थी और आरक्षण को निरंतर बढ़ाया जा रहा था। चूँकि जो पिछली सरकार थी 1990 में पीपी सिंह की सरकार, वह आरक्षण को संगठित करने यानी कम करने के चक्कर में गिर गई थी। अतः इनके द्वारा इस प्रकार की रिस्क नहीं ली जा रही थी कि किसी भी प्रकार जनता से विरोध निकल कर आए और हमारी सरकार गिर जाए। तो यहाँ पर इनको पुरजोर तरीके से इन्होंने आरक्षण की बात की। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी इन्होंने इम्यूनिटी दे देता था। कहा गया कि इस समुदाय से यदि भरा जाएगा, जो कि फोरम होता है वह भरा नहीं जाएगा, तो इसके पद आगे के लिए खाली छोड़ दिए जाएंगे। आगे देख सकते हैं सरकार द्वारा और कार्य किए गए। 1993 में रामानंदन कमेटी बनाई गई। रामानंदन कमेटी का कार्य क्या था? यह कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर से छांटने के लिए बनाई गई थी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की स्थापना की गई, यानी ओबीसी के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी 1993 में यह कार्य किया गया, आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तथा 1993 में इसे आरक्षण की सूची तैयार करने का कार्य सौंपा गया। किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए। जो ये कमीशन बन चुका था, सुसंगठित बॉडी बन चुकी थी, इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को छांटने का कार्य सौंपा गया। अनुच्छेद 16 में 77वां संविधान संशोधन जोड़ा गया तथा राज्य में प्रमोशन पर आरक्षण दे सकेगा। यानी जो पहले इस बात को नकार दिया गया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, 77वें संविधान संशोधन द्वारा प्रमोशन की बात भी की गई, यानी यहाँ पर आरक्षण का स्तर और बढ़ाया गया। 81वां संशोधन किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भरी ना जाने वाली सीटों के लिए एक अलग क्लास बना दी गई। यानी जो सीट यहाँ पर बची हुई थी, यानी 15 सीटों की जो मैंने बात की उदाहरण के तौर पर, तो यह जो सीटें बची रह जाती थी इनके लिए एक अलग से क्लास बना दी कि उस क्लास में इन सीटों को रखा जाएगा और भविष्य में आने पर इन सीटों को भरा जाएगा। तथा कहा गया कि आने वाले समय में इन सीटों को भरा जाएगा, जो कि 81वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात की गई। 85वां संविधान संशोधन में, जो कि 1995 में आएगा, इसमें कार्यरत कर्मचारियों को आरक्षण देने की बात की गई, यानी यहाँ पर प्रमोशन की बात की जा रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बात हो रही है कहाँ पर? 85वें संविधान संशोधन, यानी 1995 से जो कार्यरत व्यक्ति हैं, यानी पिछले समय से भी जो कार्यरत व्यक्ति हैं, उनको भी प्रमोशन देने की बात यहाँ पर की गई। यानी निरंतर हम देख सकते हैं कि आरक्षण का जो स्तर है वह बढ़ाया जाता आ रहा है। तथा क्लास की सीटों में 50% आरक्षण से दूर रखा जाएगा। यानी कौन सी क्लास की बात हो रही है? उस क्लास की बात हो रही है जिस क्लास में SC ST की सीटों को आरक्षित रखा गया था। यानी यह 50% आरक्षण के दायरे में नहीं आएगा। और इसी प्रकार के कृत्यों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने इतना आरक्षण दिया कि जो आरक्षण का लेवल था वह वास्तव तौर पर 69% तक पहुंच चुका था। तो इस प्रकार कंक्लूजन के तौर पर हमें समझना चाहिए कि जो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15 में किस प्रकार के अधिकारों की बात की गई। यहाँ पर आर्टिकल 15 को आप सीधे तौर पर पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके जो एब्सेंस हैं, अब सीधे तौर पर बच्चे कहने लगते हैं कि आरक्षण दिया जाता है, ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 15 का हनन है। भाई साहब, इसको आप पूरा समझिए और पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये आरक्षण भी उसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 की ही बात यहाँ पर की जाती है। अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता की बात की जाती है, यानी यहाँ पर आप बोलते हैं, जैसे ही यहाँ पर विरोध निकल कर आते हैं कि आर्टिकल 16 में ऐसा होता है कि समानता की बात की जा रही है और कहाँ पर समानता है, और यहाँ पर OBC SC ST आरक्षण दिए जाते हैं, तो भाई उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार के कार्य
किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। आप चीज़ों को समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न यहीं से आते हैं, जहाँ पर भी आपके दिमाग में प्रश्न उठते हैं उसी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर के दिमाग में भी उठते हैं। आपका दिमाग उनके दिमाग से कोई अलग नहीं है, और जैसे ही आप दोनों समझने लगेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो एग्ज़ाम से आपको खेलना आ जाएगा और आप यहाँ से सारे प्रश्नों को हल करने का आसानी से प्रयास कर सकेंगे। तो इस प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। आशा करता हूं कि यह जो छोटे छोटे से प्रयास हैं आपको समझ आ रहे होंगे। ऐसे बच्चों तक लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।